Hello everyone. So today we are going to start with AS2, that is the valuation of inventory. If you are new to the channel, then please subscribe to the channel. And AS1 we have already covered in the previous lecture. If you want to learn about that particular AS, you can watch that particular lecture. I would be giving the link in the description. You can watch from there. Okay. Now हम AS2 के साथ स्टार्ट करेंगे, दैट इज द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. सो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री स्टार्ट करने से पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज इन्वेंट्री. इन्वेंट्री के बारे में पता होगा तभी तो हम उसकी वैल्यूएशन कैसे करनी है वो पता होगी, राइट. सो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इन्वेंट्री के बारे में. व्हाट इज इन्वेंट्री. जब भी मैं इन्वेंट्री की बात करती हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है, इन्वेंट्री क्या हो सकती है. जब भी हम किसी भी बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो इन्वेंट्री हम नॉर्मली किसको लेके चलते हैं. कोई भी बिजनेस है आपके पास, सो इन्वेंट्री हमारा क्या होता है, या तो हम मानते हैं कि रॉ मटेरियल होगा, है ना, रॉ मटेरियल होगा, या फिर कोई भी स्टॉक पड़ा होगा कंपनी के पास, उसको हम क्या मान लेते हैं, इन्वेंट्री मान लेते हैं. पर क्या इन्वेंट्री की डेफिनेशन में सिर्फ यही सारी चीज़ें इन्वेंट्री में आती है, तो आंसर इज नो. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेंट्री अंडर AS2 तो ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड नहीं करनी है. अकेली और भी चीज़ें हैं जो कि इंक्लूड होती हैं, ठीक है, ये तो होती हैं बट इसके साथ भी और सारी चीज़ें हैं जो इंक्लूड होती हैं. वो कौन कौन सी चीज़ें जो इंक्लूड होती है वो देख लेते हैं. चलिए, तो AS2 ओके. सो पहले देखेंगे हम लोग कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी. सो एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS2 इन अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज अदर देन मतलब इनको नहीं इंक्लूड करना है. तो सबसे पहले किस चीज़ को इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग, वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, WIP तो इंक्लूड होता है बट जो कि अराइज हो रहा है किसके अंदर, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसको इंक्लूड नहीं करते हम लोग. ठीक है. नेक्स्ट इज वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स. ठीक है, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर्स की जब बात हो रही है तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट शेयर्स एंड डिवेंचर्स हो गए आपके. ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए जिनको आपने स्टॉक एंड ट्रेड की तरह लेके रखा है, यू आर नॉट गोइंग टू कंसिडर देम अंडर AS2 ओके एज अ इन्वेंट्री. नेक्स्ट इज लाइफ स्टॉक. ठीक है, लाइफ स्टॉक हो गए, नेचुरल रिसोर्सेस हो गए, प्लांट एंड फॉरेस्ट हो गए, तो इन सबको भी आप इंक्लूड नहीं करेंगे अंडर AS2. ऑलराइट, अब किस चीज़ को इंक्लूड करना है. सो इन्वेंट्री की डेफिनेशन हम लोग देख लेते. तो इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है. सबसे पहले आप यहाँ पे इंक्लूड करेंगे क्या, जो आपके दिमाग में आता है क्या, रॉ मटेरियल. ठीक है, रॉ मटेरियल को आपको इंक्लूड करना है. रॉ मटेरियल क्या होता है, जो भी आपने अपने बिजनेस में रखा है फॉर द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा, उसको आप इंक्लूड करेंगे. दूसरा किस चीज़ को इंक्लूड करेंगे, यू आर गोइंग टू इंक्लूड द गुड्स हेल्ड फॉर द सेल. ठीक है, जो कि सेल्स के लिए आपने गुड्स रखे हुए हैं, दैट इज योर फिनिश्ड गुड्स. ठीक है, फिनिश्ड स्टॉक जो रखा हुआ है उसको आप इंक्लूड करेंगे एंड देन WIP को इंक्लूड करेंगे. ठीक है, अब WIP जैसे मैंने आपको बताया ऊपर वाले केस में, ठीक है, क्या इंक्लूड नहीं करना, तो उनको छोड़कर आपको बाकी जो चीज़ें बची हैं उसको ही इंक्लूड करना है. ओके नाउ वैल्यूएशन पे आ जाते हैं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. तो वैल्यूएशन जब हम कर रहे हैं तो हर एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, उनकी वैल्यूएशन डिपेंड करती है बहुत सारी चीज़ों पर. तो उसी हिसाब से आपको फॉर्मूला दे रखे हैं जिस हिसाब से आपको वैल्यूएशन करनी है. जैसे अगर हम फिनिश गुड्स की कैटेगरी की बात करते हैं तो इस केस में आइदर यू हैव टू वैल्यू देम एट कॉस्ट या फिर NRV पे. ठीक है, अभी इन दोनों में से किसी पे भी करना है, लेकिन इन दोनों का जो लोअर होगा ना उस पर करेंगे आप. ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे कि जो भी इन दोनों का लोअर होगा उस पर आप इसको वैल्यू करेंगे. ठीक है, अभी इन्वेंट्री पे आ जाते हैं जो कि है रॉ मटेरियल से रिलेटेड. ठीक है, रॉ मटेरियल को किस तरह से वैल्यू करेंगे वो भी जान लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने फिनिश्ड गुड्स का जो ट्रीटमेंट हुआ है ना उस पर डिपेंड करेगा आपका इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल. ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा. फिनिश गुड्स पे आपने जो इस तरह की वैल्यूएशन करी है उस पर डिपेंड करेगा. जैसे अभी आपको पता था कि फिनिश गुड्स के केस में आप आइदर उसको कॉस्ट पे कर सकते हैं या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे कर सकते हैं. ठीक है, इन दोनों में से जो भी लोअर होता है आप उस पर कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आपकी जो इन्वेंटरी थी फिनिश गुड्स की, ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे, फिलहाल एक बार देख लेते हैं. ओके ठीक है, सो जैसे हम लोगों के पास कॉटन है. ठीक है, ये हमारा रॉ मटेरियल हो गया और हमारे पास शर्ट्स हैं जो कि इससे बनी हुई है. ठीक है, कॉटन को यूज़ किया हमने, यान बनाया जो भी है उसके थ्रू हमने शर्ट्स बनाई है. ठीक है, क्लॉथ ले लो, कॉटन क्लॉथ ले लो. ठीक है,
तो ये हमारा रॉ मटेरियल था। अभी हमने शर्ट्स बनाई हैं, ठीक है। अभी शर्ट्स को हम लोगों ने फॉर एग्जांपल इस केस में कॉस्ट पर या फिर एनआरबी के पर किस पे भी हमको रिकॉर्ड करना था, तो हमारा जो लो आ रहा था वो आ रहा था एनआरबी फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हमने एनआरबी पर क्या किया, उसको कॉस्ट कर दिया, ठीक है, वैल्यूएशन कर दिया, सॉरी वैल्यूएशन कर दिया। तो अभी आपने ये जो वैल्यूएशन करी है ना फिनिश गुड की, अभी आपने शर्ट की इस पर करी है ना, शर्ट्स पर, तो अब आपको वैल्यूएशन अगर कॉटन की करनी है, कॉटन क्लॉथ की करनी है, तो इसकी वैल्यूएशन डिपेंड करेगी इस वाली पर, दैट इज़ द फिनिश गुड्स पर, ठीक है। इसमें एनआरबी पे करी है, तो आप अपनी रॉ मटेरियल को किस पे वैल्यू करेंगे, अगर एनआरबी पे हुई तो रॉ मटेरियल को किस पे वैल्यू किया जाएगा, आइदर कॉस्ट या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर इसको वैल्यू किया जाएगा, ठीक है। आइदर कॉस्ट पर करेंगे या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर करेंगे, ओके। और यहीं पर अगर मैंने इसको, यहीं पर अगर मैंने जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट था जो कि था शर्ट, ठीक है, उसको अगर मैंने कॉस्ट पर वैल्यू किया होता, फॉर एग्जांपल कॉस्ट पर मैंने अगर इसको वैल्यू किया होता, तो हम रॉ मटेरियल किस पे वैल्यू करते, इस वाले केस में हम लोग रॉ मटेरियल को भी कॉस्ट पर वैल्यू करते, ठीक है। ओके, सो अगर आपने फिनिश गुड्स को किस पर वैल्यू किया है, कॉस्ट पर किया है, तो फिर आप रॉ मटेरियल को भी कॉस्ट पर वैल्यू करेंगे। अभी जो इन्वेंट्री है उसकी कॉस्ट निकालनी कैसी है, अभी हमने ये तो जान लिया कि वैल्यू किस पर करना है, पर आपको प्रॉपर कॉस्ट तो निकालनी पड़ेगी ना, तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है, ठीक है। पहले आप कॉस्ट ऑफ परचेज को कैलकुलेट करेंगे कि क्या है, उसके बाद हम लोग कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन को कैलकुलेट करेंगे, एंड जो भी कॉस्ट बाकी की बची हुई है, ठीक है, जो कि इनकर की गई है इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन, तो उसको भी आप इंक्लूड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी क्या निकलती है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। जैसे अभी हमारा यहाँ पे हमने केस लिया था शर्ट्स का केस, ठीक है, ओके, जैसे शर्ट्स का केस लिया यहाँ पे, तो आपकी परचेज कॉस्ट फॉर एग्जांपल कुछ भी रही है, ठीक है, कुछ भी रही है, फॉर एग्जांपल आपका 1 लाख रुपीज़ रहा था, जो भी है। अभी आपको अपनी प्रेजेंट लोकेशन पे लाना पड़ेगा ना, जहाँ पे आपको इसको बेचने वाले हैं, ठीक है, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, उसके साथ आपका लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस भी होंगे, वो भी आप इंक्लूड करेंगे, किसी को कमीशन दिया होगा बीच में तो वो भी इंक्लूड होगा, ठीक है। ये सब इंक्लूड होने के बाद जो बनता है ना, दैट इज़ योर परचेज कॉस्ट, ठीक है, जो आपने अभी रॉ मटेरियल लाया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो ये आपका हो गया। अभी परचेज को किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो भी देख लेंगे। सो यहाँ पे नोट नंबर 1 पे हम आ जाते हैं। ओके, सो परचेज जब आप कॉस्ट ऑफ परचेज जब आप निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि रॉ मटेरियल का परचेज का प्राइस कितना रहा है, ठीक है। जैसे हमारे केस में कॉटन था, कॉटन क्लॉथ क्या रहा। उसके बाद अगर हमने कोई टैक्सेस दिए हैं जो कि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, टैक्सेस दिए हैं, फिर कोई भी तरह की ड्यूटी पे करी है, तो वो इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद कैरेज इन्वर्टर वो इंक्लूड हो जाएगा, ट्रांजिट इंश्योरेंस वो इंक्लूड हो जाएगा, लोडिंग अनलोडिंग के कोई भी चार्जेस रहे हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। ब्रोकरेज अगर किसी को दिया, कमीशन दिया, तो वो इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको माइनस किया जाता है, ठीक है। ये हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, समझ रहे हैं, क्लास 11 से हम लोग ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि ट्रेड डिस्काउंट को माइनस किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, उसके बाद जो आपके पास बचेगा वो आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ परचेज, ओके। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। अब कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होता है, जो आपने पैसा लगाया है, दैट मीन्स रॉ मटेरियल से आपने इसको कन्वर्ट करके शर्ट्स बनाए हैं, ठीक है, तो उसमें कन्वर्जन में कितना कॉस्ट लगा है वो उसमें क्या क्या सारी चीज़ें इंक्लूड होती है वो हम देखेंगे, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन विल बी कंसिडर फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स या फिर WIP। अब फिनिश गुड्स या WIP का केस होगा तभी तो आप करेंगे, तभी तो बेसिकली रॉ मटेरियल से आप फिनिश गुड्स पे आ रहे हैं ना, तभी तो कन्वर्जन लगा है। अगर रॉ मटेरियल के कैलकुलेट करें तब तो क्या ही ज़रूरत है, राइट। सो यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड होगा, सबसे पहले तो आपके डायरेक्ट वेजेस, ठीक है, लेबर्स लगे हैं तो उन लोगों ने काम किया है, ठीक है, जो भी काम किया है तो उनके जो वेजेस बने हैं तो उससे जो रिलेटेड है दैट इज़ द डायरेक्ट वेजेस, वो आप इंक्लूड करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे हैं वो इंक्लूड करेंगे। उसके बाद वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है, ठीक है, वो उसको इंक्लूड करेंगे। फिर फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड है उसको करेंगे। अब फिक्स्ड जो प्रोडक्शन ओवरहेड होता है उसका ऑब्जर्प्शन किस पे की बेसिस पे करना होता है, नॉर्मल कैपेसिटी या फिर एक्चुअल कैपेसिटी, जो भी हायर रहता है उसके बेसिस पे आप लोग उसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन हम ज़रूर करेंगे, मैं अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो किस तरह से करना है वो आपको पता चलेगा, ठीक है। सो इस तरह से किया जाता है। अभी कॉस्ट फॉर्मूलाज पे आ जाते हैं,
ठीक है। तो सबसे पहले आपका है फर्स्ट प्रेफरेंस किस चीज़ को देनी है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस हम देते हैं कॉस्ट फॉर्मूला में जो भी डायरेक्टली लिंकिंग होती है किससे, कॉस्ट का स्पेसिफिक आइटम ऑफ इन्वेंट्री से, पहले आप वो उसको दे देते हैं प्रेफरेंस। नेक्स्ट प्रेफरेंस आप देते हैं किसको, जब भी आप कॉस्ट फॉर्मूला में आपको निकालना है, ठीक है, अब आपको नेक्स्ट प्रेफरेंस जाननी है क्योंकि अब आपको डायरेक्टली कॉस्ट नहीं पता चल रही है, ठीक है। इन दैट केस फीफो मेथड अप्लाई किया जाएगा या फिर वेटेड एवरेज अप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। और अगर इन दोनों से ही नहीं पता चल रहा है, ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस भी देख लिया आपने, सेकंड प्रेफरेंस भी देख लिया, आपको नहीं पता चल रहा है कि किस तरह से कैलकुलेट करना है, देन दूसरा केस आ जाता है। क्या होता है वो, अगर आपको इन प्रैक्टिकल लग रहा है टू कैलकुलेट द कॉस्ट, ठीक है, तो इनमें से कोई भी मेथड हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। ये मेथड कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। पहला आपका जैसे स्टैंडर्ड कॉस्ट का मेथड हो गया, ठीक है। तो जो भी एवरेज निकलेगा उसको कैलकुलेट किया जाता है किसके बेसिस पर, जो भी स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके बेसिस पर एवरेज को कैलकुलेट किया जाता है। तो दैट इज़ योर स्टैंडर्ड कॉस्ट, फिर आप उस पर कॉस्ट करते हैं, ठीक है, विल कैलकुलेट कॉस्ट ऑन दैट। नेक्स्ट इज रिटेल वैल्यू मेथड। रिटेल वैल्यू मेथड कहाँ यूज़ किया जाता है, रिटेल बिजनेस में यूज़ किया जाता है, ठीक है, जहाँ पर इट इज़ डिफिकल्ट टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल आइटम, जो इंडिविजुअल आइटम्स हैं उनकी कॉस्ट को सर्टेन करना जहाँ पर मुश्किल रहता है, वहाँ पर आप रिटेल वैल्यू मेथड को इस्तेमाल करते हैं। इस मेथड के अंदर क्या होता है, यू विल कैलकुलेट बाय रिड्यूसिंग द प्रॉफिट मार्जिन फ्रॉम द सेल्स वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री, ठीक है। अभी जो हमने एनआरवी हम इतनी देर से पढ़ रहे थे, एनआरवी होता क्या है वो उसका एक बार हम लोग देख लेते हैं फॉर्मूला। तो बेसिक सा फॉर्मूला है, बेसिकली द सेलिंग एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसको माइनस कर देते कॉस्ट से, ठीक है, कॉस्ट टू कंप्लीटेड द सेल्स प्रोसीडिंग्स, ठीक है। इससे आपका क्या निकल आता है, एनआरवी निकल आता है, ठीक है। अभी जॉइंट प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है, अच्छा इस आगे बढ़ने से पहले जॉइंट प्रोडक्ट हम जान लेते हैं होता क्या है। जैसे हमारे केस में हम लोगों ने, हमारे पास कॉटन क्लॉथ था, ठीक है, और भी एग्जांपल जो आपके दिमाग में है बोल ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारा जैसे रॉ मटेरियल है कॉटन क्लॉथ, हमने रॉ मटेरियल में ही कॉटन क्लॉथ ले रखा था और हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या था, शर्ट्स थी, ठीक है। बट क्योंकि हमारे पास बहुत सारा जो था कटिंग वगैरह बच जाती थी, ठीक है, तो एक आइडिया आया कि हम इसको भी यूज़ कर लेते हैं और इससे हम लोग कुछ और चीज़ें बना लेते हैं, ठीक है। तो किसी को आइडिया आया कि हम बाय प्रोडक्ट बना लेते हैं इसका, जैसे कि अगर लेडीज शर्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, उसके साथ हम मैचिंग रिबन्स भी बना सकते हैं, ठीक है, जो हेयर क्लिप्स आती हैं, राइट, वो बना लिया हमने, ठीक है, हेयर एसेसरीज बन गए। अब हमारे पास मैचिंग शर्ट भी है, मैचिंग रिबन्स भी है, अब दोनों बेचने लग गए, ठीक है, इसका बाय प्रोडक्ट निकला है। सबसे बेस्ट एग्जांपल शुगर का ले सकते हो, ठीक है। शुगर में से जब शुगर बनाते हो तो हमारा शुगर केन क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, उससे शुगर तो बनी रही है, बाकी बाय प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं, मोलासेस निकल रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। अब ये आपका बाय प्रोडक्ट, अब ये भी तो बिकेगा ही ना, ठीक है, ये भी तो उसको भी बेचा जाएगा मार्केट में, इसकी भी कुछ वैल्यू होगी, होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अब इनकी वैल्यूएशन कैसे करनी है ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्योंकि शुगर अकेला तो नहीं बना है, अगर हम रॉ मटेरियल यूज़ किया भी है शुगर केन, ठीक है, इससे अकेला शुगर तो नहीं बना ना, दूसरा प्रोडक्ट भी तो बना ही है ना, इसकी वैल्यूएशन कैसे करनी ये देखेंगे, ठीक है। सो जॉइंट प्रोडक्ट के साथ होता है, जॉइंट प्रोडक्ट में क्या होता है, जो भी अगर कोई बाय प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, देन इट इज़ रियलाइजेबल वैल्यू विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल प्रोडक्शन। तो उसमें से जो भी रियलाइजेबल वैल्यू निकलेगी उसको टोटल प्रोडक्शन से माइनस कर दिया जाता है टू कैलकुलेट द नेट प्रोडक्शन कॉस्ट, ऑलराइट। Net production cost will be allocated between the joint products on the basis of their relative sales value, ठीक है। जॉइंट प्रोडक्ट वाला जो केस है ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ही समझाऊंगी, ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे हम इसका और क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। बस इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ आपको तो एग्जांपल में देख लेते हैं, ठीक है। अभी हमें इसका नेट प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करना है जैसे, ठीक है, इसका कैलकुलेट करना था। तो जो भी हमारे पास वैल्यू निकली है इसकी, ठीक है, बाय प्रोडक्ट की, उसको माइनस कर देंगे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट से, इस वाली पर्टिकुलर चीज़ की, ठीक है, ये बाय प्रोडक्ट की माइनस करेंगे किससे, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट से, ठीक है, तभी हमारे पास नेट प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा। डिस्क्लोजर्स की बात करें
तो देखो डिस्क्लोजर्स हमने पहले ही पढ़े थे, डिस्क्लोजर हम क्यों देते हैं, AS1 बोलता है इसलिए डिस्क्लोजर दिए जाते हैं। सो डिस्क्लोजर्स क्या क्या देने हैं आपको, सबसे पहले बताना है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन से अडॉप्ट किए गए हैं, फाइल मेजरिंग द इन्वेंट्री, कॉस्ट फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया वो बताना है, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन बतानी है किस में करी गई है, रॉ मटेरियल ये सब में, ठीक है। तो प्रॉपर डिस्क्लोजर्स देने। और बाकी न्यूमेरिकल्स की बात की जाए तो आगे वाले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स में कवर अप करवाऊँगी, तो क्लास ज़रूर अटेंड करना, मिस मत करना और अच्छे से समझ में आएगा। ऑलराइट।